साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की गिरफ्तारी के 4 महीने गुजरने के बाद एहतसाब अदालत की तरफ से मोहलत दिए जाने के बाद बिलाखिर आज LNG केस में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। मगर इस रेफरेंस में इख्तियारात से तजावुज और कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्जाम तो लगाया गया है, मगर अरबों रुपए की करप्शन के हवाले से तफसीलात नहीं दी गई हैं। और 15 साल में जो 150 अरब रुपए की करप्शन की बात मीडिया पर की जा रही थी, वो भी सिमट कर 47 अरब रुपए पर आ गई है। और वो भी एक LNG टर्मिनल से नहीं, दोनों LNG टर्मिनल्स को मिलाकर। मगर 47 अरब रुपए की करप्शन भी कैसे होगी, ये जवाब अब भी बाकी है। नैब के रेफरेंस में साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी, साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, साबिक MD PSO इमरान उल हक, चेयरमैन ओगरा, चेयरमैन एंग्रो ग्रुप हुसैन दाऊद और अब्दुल समद समेत 10 मुल्जिमान को नामजद किया गया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर किए गए 7 सफ़हात पर मुश्तमिल रेफरेंस में नैब की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए हैं वो कई हवाले से दिलचस्प हैं। नैब ने अपने रेफरेंस में इन मुल्जिमान पर जो गिरफ्तार हैं, माली बेज़ाब्दगियों से ज़्यादा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए मनपसंद कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया है। और उनमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और साबिक MD PSO इमरान उल हक शामिल हैं। इमरान उल हक को 1 हफ्ते पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया। और दिलचस्प बात यह है कि नैब ने अपने रेफरेंस में इन तीनों पर माली फवाइद लेने का इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि चेयरमैन एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड हुसैन दाऊद और डायरेक्टर चेयरमैन एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड अब्दुल समद दाऊद पर बेनिफिशरी होने का इल्ज़ाम लगाया है, यानी माली फ़ायदा पहुँचने का इल्ज़ाम लगाया है। अब यानी जिन्होंने माली फवाइद हासिल किए, जिन पर असल फ़ायदा पहुँचने का इल्ज़ाम है, नैब ने उन्हें तो गिरफ्तार नहीं किया, मगर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम पर शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और इमरान उल हक को 4 महीने से गिरफ्तार किया हुआ है। इसी तरह इस केस का एक अहम किरदार QED कंसल्टेंसी फर्म है, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए शाहिद खान अब्बासी की हिदायत पर ETPL को LNG टर्मिनल का ठेका दिलवाने के लिए कंपनी के लिए साजगार शराइत बनाई और तहकीकात में शामिल नहीं हुई। मगर नैब ने उसके खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं किया, बल्कि कहा गया है कि ज़िमनी रेफरेंस में उसे शामिल किया जाएगा। इसी तरह नैब के रेफरेंस में कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान के जो इदाद-ओ-शुमार बताए गए हैं वो भी अहम हैं। LNG से मुताल्लिक मुसलसल ये खबरें और दावे किए जाते रहे कि इससे कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, मगर नैब के रेफरेंस में जो इदाद-ओ-शुमार दिए गए हैं, इसके मुताबिक तहकीकात से यह बात साबित होती है कि मुल्जिमान ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए LNG टर्मिनल 1 से मुंसलिक एंग्रो की कंपनियों को गलत तरीके से 14 अरब रुपए से जायद का फायदा पहुंचाया है, जबकि सलाहियत के मुताबिक दूसरा LNG टर्मिनल इस्तेमाल न करने से मार्च 2015 से सितंबर 2019 तक खजाने को तकरीबन 7 अरब रुपए से जायद का नुकसान हो चुका है। यानी मजमूई तौर पर नैब के मुताबिक सितंबर 2019 तक कौमी खजाने को तकरीबन 21 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। और आइंदा 10 साल में जब ये मुआहदा 2029 में ख़त्म होगा तो ये नुकसान तकरीबन 47 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। ये नैब की तरफ से आज दायर किए गए रेफरेंस के अहम नकात हैं। आज एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर शाहिद खान अब्बासी ने नैब के रेफरेंस से मुताल्लिक कहा कि इसका न सर है और न पैर है। इन इल्जामात में न सिर है न पैर है। अच्छा, 9 मुल्ज़मान नामजद किए गए आपके साथ रेफरेंस में। खुद ही देख लें, कोई मुल्ज़मान के नाम पढ़ लें, उनका क्या ताल्लुक है रेफरेंस से। ये तमाशबीनी है, ये तमाशे लगाए हुए हैं, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। चीफ जस्टिस ने कह दिया ख़त्म करें इस नैब को, ख़त्म करें तमाशों को। अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि नैब 4 साल तहकीकात कर रहा है, मगर अब तक कोई सबूत हासिल नहीं कर सका है। 4 साल से 4 साल से इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक तो ये पाकिस्तान के अंदर शेख रशीद की कंप्लेंट पे शाहिद अब्बासी जेल में हो, ये इसका मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ इधर है, ख़त्म हो गया है कि शेख रशीद जैसे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, शाहिद अब्बासी जिसकी इंटेग्रिटी का क्वेश्चन नहीं कर सकता कोई। दूसरी बात ये कि 4 साल में इन्होंने एक मरतबा भी कोई एविडेंस ला दें पूरी दुनिया से जो इससे सस्ता टर्मिनल लगा हो। हमारा टर्मिनल सबसे सस्ता लगा हुआ, इससे सस्ता इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। एक एविडेंस ले आए, नैब 4 साल के अंदर वो नहीं ला सकी है। तो ये सब झूठ बोल रहे हैं और नैब वालों को भी पता है दिल के अंदर कि हम लोग बेगुनाह हैं। नैब की तरफ से दायर करदा रेफरेंस ने सवालों के जवाब देने के बजाय मजीद सवालात उठा दिए हैं। अहम बात यह है कि LNG केस में गिरफ्तार तीसरे मुल्जिम साबिक MD PSO इमरान उल हक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत देने का जो फैसला सामने आया
उसमें भी नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए हैं। 10 सफ़हात का तफसीली फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिल्ला ने लिखा है और ये गुज़िश्ता हफ्ते ही आया है। तफसीली फैसले के मुताबिक अदालत के सामने नैब के प्रोसिक्यूटर तफ्तीशी अफसर के साथ पेश हुए। अदालत ने उन्हें तफसील से सुना। नैब की टीम ऐसा कोई भी मवाद पेश नहीं कर सकी जो दरख्वास्त गुजार की कैद का जवाज फराहम करती हो। नैब ऐसा कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सका जो किसी जुर्म के इर्तिकाब की तरफ इशारा करता हो। तफ्तीशी अफसर ने कौमी खजाने को पहुंचने वाले जिस नुकसान का इल्जाम लगाया वो रिकॉर्ड पर लगाए गए दस्तावेजात के मुताबिक नहीं, यानी नैब ने जो इल्जाम लगाया वो दस्तावेजात के मुताबिक ठीक नहीं। इसके बाद आगे अदालत ने मजीद लिखा कि नैब के तफ्तीशी अफसर बिडिंग के अमल के दौरान किसी भी किस्म के रूल्स की खिलाफवर्जी की निशानदही नहीं कर सके। नैब ने तहरीरी रिपोर्ट जमा कराई जिसे एहतियात से पढ़ने के बाद हम खुद को इस बात पर आमादा नहीं कर सके कि दरख्वास्त गुजार की कैद का कोई जवाज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक रिपोर्ट में कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान के हवाले से जो इदादो शुमार पेश किए गए वो कयास अराई पर मबनी हैं। नैब की रिपोर्ट में रूल्स 2004 की खिलाफ वर्जी का जिक्र भी नहीं था। तसव्वुर की किसी भी हद से नहीं कहा जा सकता कि दरख्वास्त गुजार ने किसी जुर्म का इर्तिकाब किया हो। नैब ने यह वजाहत भी नहीं दी कि दरख्वास्त गुजार ने ऐसा क्या अमल किया जिसे मुजरिमाना अमल करार दिया जाए। तशवीश की बात यह है कि एक प्राइवेट इदारे के मुलाजिम की हैसियत से LNG टर्मिनल की तनसीब के हवाले से दरख्वास्त गुजार के किरदार को धोखादही और बददियानती पर मबनी करार दिया गया। जैसा कि बताया जा चुका है कि दरख्वास्त गुजार सिर्फ एक मुलाजिम था और ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं कि उसने कोई माली फायदा लिया हो। फिर उनकी PSO की तैनाती को माली फायदा करार देने की कयास राई की गई। बैनुल अक़वामी ज़वाबित के मुताबिक स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस को करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस करार दिया गया। फैसले के मुताबिक ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जिससे पता चलता हो कि इंक्वायरी और तफ्तीश के दौरान डेटा के पेशा वराना तज्जिए की कोशिश की गई हो। तफ्तीशी अफसर 2014 में दिए गए LNG ठेके में दरख्वास्त गुजार इमरान उल हक के किरदार की निशानदही नहीं कर सके और ना ही उन्होंने रूल्स 2004 की खिलाफ वर्जी की कोई निशानदही की। जिस कंसल्टेंट ने बोली और ठेके के अमल की निगरानी की, जिसकी तकर्री USAID ने की थी, उस पर भी कोई सवाल नहीं उठाया गया। कंसल्टेंट पर कोई इल्जाम नहीं है और ना ही ऐसे कोई शख्स या इदारे पर जो बोली के अमल का हिस्सा रहा हो उस पर कोई इल्जाम लगाया गया। अदालत ने लिखा कि नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर हमें मुतमईन करने में नाकाम रहे। नैब ने दरख्वास्त की मुखालफत की और उसे नैब के कवानीन के खिलाफ करार दिया। मगर यह बात काबिल जिक्र है कि दरख्वास्त गुजार ने आइन के आर्टिकल 199 को बुनियाद बनाया था, इसलिए आइन के तहत दी गई बुनियादी हुकूक की जमानत और नैब की तरफ से इख्तियारात से तजावुज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये अदालत ने नैब के हवाले से लिखा कि नैब की तरफ से इख्तियारात से तजावुज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत आगे लिखती है कि नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत नैब को हासिल गिरफ्तारी के इख्तियारात लामहदूद नहीं हैं। नैब को जमानत के हवाले से कानून दरख्वास्त गुजार या फिर किसी और को उसके आइन के तहत दिए गए बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं कर सकता। अदालत ने मजीद लिखा कि यह बात नोट की गई है कि आइन के आर्टिकल 14 की शिक 2 के मुताबिक किसी भी शख्स को शवाहिद हासिल करने के लिए तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जा सकता। इस केस में गिरफ्तारी तशद्दुद के ज़मरे में आती है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि हमने नैब के कई केसेस में यह महसूस किया है कि तफ्तीशी माहिरीन के जरिए नहीं की जाती, कोई तफ्तीश माहिरीन के जरिए नहीं की जाती। इस तरह के केसेस में तफ्तीश और इंक्वायरी के दौरान किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर तरबियत याफ्ता प्रोफेशनल की मदद की कोई मिसाल सामने नहीं आई। ऐसा ही इस केस में भी हुआ। वाइट कॉलर क्राइम के लिए तफ्तीश करने वाले का बासलाहियत और प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक इसके मकासद को सिर्फ इसी सूरत में हासिल किया जा सकता है जब वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात तरबियत याफ्ता माहिरीन करें। हमारे सामने जो केस है वो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की आला मिसाल है। चेयरमैन नैब बार बार बात करते हैं वाइट कॉलर क्राइम की एक्सपर्टीज का और अदालत नैब की अपनी कैपेसिटी पर, अपनी सलाहियत पर सवाल उठा रही है कि उनके पास ये सलाहियत नहीं है कि वो वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात करें। वो कह रहे हैं कि तरबियत याफ्ता माहिरीन करें। और साथ ही अदालत आगे लिखती है कि हमारे सामने जो केस है वो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की आला मिसाल है। LNG केस में नैब का जवाब और रिकॉर्ड
व्हाइट कॉलर क्राइम में नैब की काबिलियत का सबूत है। व्हाइट कॉलर क्राइम में किसी भी शख्स की गिरफ्तारी के लिए ठोस वजूहात का होना जरूरी है, खासतौर पर उस वक्त जब मुल्जिम तहकीकात में ताउन कर रहा हो या उसके फरार ना होने का खदशा हो। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि यह बात भी नोट की गई है कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ केस का दारोमदार दस्तावेजी शवाहिद पर है जो प्रोसिक्यूशन के पास है, इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं है कि दरख्वास्त गुजार यानी इमरान उल हक उन्हें टेम्पर कर सकता है। इन हालात में दरख्वास्त गुजार को कैद में रखना उसे सजा देने के बराबर है। हालांकि हकीकत यह है कि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए मुल्जिम बेगुनाह समझा जाता है। साथ ही अदालत ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया जिसके मुताबिक किसी भी कसूरवार को दिया जाने वाला रिलीफ का इजाला उसे सजा देकर किया जा सकता है, मगर किसी बेगुनाह की कैद का इजाला मुमकिन नहीं है। इस सूरत में मुल्जिम को जमानत ना देना उसे सजा देने के बराबर है। इसलिए हमारी ये राय है कि दरख्वास्त गुजार जमानत का हकदार है, इसलिए हम उसकी दरख्वास्त को कबूल करते हैं और उसे 10 लाख रुपए जमानत के एवज रिहा करने का हुक्म देते हैं। अपने फैसले के आखिर में अदालत ने लिखा कि यह आर्जी राय है जो ट्रायल कोर्ट पर किसी तौर पर भी असरअंदाज नहीं होगी। यह था इमरान उल हक की जमानत पर रिहाई से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला, जिसमें नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए हैं, नैब की LNG केस में सलाहियत पर सवालात उठाए गए हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम में नैब की तहकीकात की सलाहियत पर सवालात उठाए गए हैं। जबकि आज नैब ने LNG केस में रेफरेंस भी दायर कर दिया है कि नैब पुरएतमाद है और उसकी वजह क्या है, जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी जाहिद किशोरी। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, हकाइक सबके सामने हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सबके सामने है, आपकी नैब ज़राए से बात भी हुई है, वो क्या पुरएतमाद हैं कि इसमें वो करप्शन साबित करने में कामयाब हो जाएंगे? शाज़ेब, जो नैब ज़राए के ये बताना है कि आज अदालत में 8000 से ज़्यादा पेजेस जमा करवाए गए हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है, मवाद दिया गया है अदालत को। इसमें साथ एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी लगाई गई है 115 पेजेस की, और 70 से ज़्यादा जो विटनेसेस हैं, गवाहों के बयानात वहाँ पर जमा करवाए गए हैं। साथ ही 4 अप्रूवर जो थे, वादा मुआफ़ गवाह बने थे, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए गए हैं। नैब ज़राए का ये बताना है कि इस वक्त 3 किस्म की तहकीकात जारी हैं इस केस में। उनमें से एक जो तहकीक किसी आगे स्टेज पर गई थी, उसमें ये रेफरेंस इंटरम रेफरेंस से फाइल किया गया है। ये सिर्फ अवार्ड ऑफ LNG कॉन्ट्रैक्ट था जो कि ठेके का अवार्ड दिया गया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके नैब ने रेफरेंस फाइल किया है। दूसरी इन्वेस्टिगेशन जो कि इंपोर्ट की थी, जो एक एग्रीमेंट था कतर की एक कंपनी के साथ, उसकी तहकीकात अभी जारी हैं। और तीसरी जो बड़ी अहम इन्वेस्टिगेशन है जिसकी एवेलुएशन नैब इस वक्त कर रहा है, और नैब हुकाम का ये दावा है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनमें से 2 मेंबरान से मेरी आज बात हुई है इस केस को समझने के लिए, या इस जो मवाद जमा करवाया गया है वो कितना सॉलिड है। उनमें से उनका दावा ये है कि इस वक्त नैब तहकीकात कर रहा है 2015, 16, 17 का एक दौरानिया है, जो कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एक कंपनी एयर ब्लू है, वो उस वक्त प्रॉफिट में गई है, पहली दफ़ा प्रॉफिट में गई है। उनका ये क्लेम है कि शायद कुछ पैसा जो प्रॉफिट था वो किसी और जगह पार्क किया गया है, एयर ब्लू में दिखाया गया है, लेकिन 10 से 12 अकाउंट्स हैं जिसकी वो एवेलुएशन कर रहे हैं। एक फोरेंसिक उसका ऑडिट हो रहा है, अभी ये कहना कब्ल वक्त होगा उसका सबूत जो है वो नैब कब सामने लाता है अपने इस दावे को। उसकी स्पोर्ट में अभी तक सबूत सामने नहीं आया है उसका। इसके अलावा एक चीज़ बड़ी अहम है इमरान शेख की, जो कि इस कंपनी के साथ जुड़े थे, उसका जो स्टेटमेंट, उसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया है अब्दुल समद दाऊद की तरफ से, जो कि एंग्रो कंपनी के मालिक हैं। अब उन्होंने नैब को एक तहरीरी बयान दिया है कि तमाम तर जो डील में एक पर्सन मुलव्वस था, जो सारी डील को देख रहा था एंग्रो कंपनी की तरफ से, जो कि मेजर बेनिफिशरी है इस पूरे केस में, उन्होंने ये तमाम डील्स की हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई गलत काम किया है, लेकिन सारी तमाम तर जो जिम्मेदारी है अपने तहरीरी बयान में अब्दुल समद दाऊद ने इमरान शेख पे डाली है, जिसकी कुछ दिन पहले ही ज़मानत हुई है। और नैब हुकाम का ये अभी बताना है कि इस ज़मानत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा। तो ये वो 3 किस्म की इन्वेस्टिगेशन है। और नैब हुकाम साथ ये भी बता रहे हैं कि एक सप्लीमेंट्री रेफरेंस 3 से 4 महीने में पेश किया जाएगा, जिसमें
जो बेनिफिशरी हैं, जो एक्यूज पर्सन हैं, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, इसके अलावा 8 और लोग हैं। इनका तयन बताया जाएगा। नायब हुकाम का ये बताना है कि उन्होंने कोई अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है या कोई किकबैक्स ली हैं। अभी ये वो चीज़ें हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं। तमाम तर दावे हैं, इसके सबूत आना अभी अदालत के सामने बाकी हैं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद गिशकोरी, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। नैब अगर पूरा एतमाद है तो केस अब अदालत में है, अदालत फैसला करेगी। मगर हम LNG के पूरे मामले का जायज़ा आपके सामने पहले भी रख चुके हैं। बहुत से हक़ाइक़ हम आपके सामने माजी में रख चुके हैं कि एक लिस्टेड कंपनी हो, उसके जब अकाउंट ऑडिट होते हों तो किस तरीक़े से ये जो इल्ज़ामात नैब की तरफ से लगाए जा रहे हैं ये कैसे साबित होंगे। क्योंकि मीडिया पर संगीन इल्ज़ामात पहले लगाए गए। ये कहा गया कि कतर से मुआहदे में बेज़ाब्तियाँ हैं, अरबों रुपए की करप्शन है, महंगा रेट तय किया गया। फिर कहा गया कि LNG टर्मिनल का ठेका महंगे दामों दिया गया। हुकूमत इस कंपनी को $2,72,000 रोज़ाना मुआवजा देने की पाबंद है, चाहे वो टर्मिनल इस्तेमाल करे या ना करे। फिर इल्ज़ाम लगाया गया कि मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी ने जुर्म का इर्तिकाब किया। एंग्रो LNG टर्मिनल के उस वक्त के CEO इमरान उल हक ने उनका साथ दिया। इसलिए बाद में शाहिद खान अब्बासी ने इमरान उल हक को MD PSO लगा दिया। ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि इन लोगों ने महंगे दामों ये टर्मिनल लगवाया और एंग्रो को 15 साल में $1.5 अरब का मुनाफा पहुंचाया गया। ये मीडिया पर बाकायदा तौर पर ये डिस्कस होता रहा। इस इल्ज़ाम का तफसील से जायज़ा लेते हैं कि 15 साल में $1.5 अरब का फ़ायदा एंग्रो को कैसे होगा। यानी सालाना $100 मिलियन, यानी तकरीबन 15.5 अरब रुपए, और 240 अरब रुपए तकरीबन 15 साल में। अब नैब का दावा है कि अब तक 14.10 अरब रुपए या 14.1 अरब रुपए का फ़ायदा पहले ही एंग्रो ग्रुप की कंपनीज को पहुंचा दिया गया है। 5 साल में तकरीबन 14.1 अरब का फ़ायदा उन्हें पहुंचा दिया गया, यानी हुकूमत को इतना नुकसान हो चुका है। जबकि दूसरी LNG टर्मिनल से 7.4 अरब रुपए का नुकसान हुकूमत को पहुंच चुका है, यानी टोटल 21.5 अरब रुपए है। और क्योंकि मुआहदा 2029 तक का है तो मजीद 47 अरब रुपए का नुकसान होगा, ये नैब कह रहा है। अब जिन्होंने LNG टर्मिनल की डील की लगाया और उनका दावा है कि सालाना $2 अरब हमने पाकिस्तान के बचाए और एनर्जी की ज़रूरियात भी पूरी की। LNG के पावर प्लांट लगाकर लोड शेडिंग का खात्मा किया, फर्नेस ऑयल के दरामदाद को ख़त्म किया, महंगी बिजली की जगह सस्ती बिजली पैदा करने के प्लांट्स लगाए जिसके असरात नज़र आए। और ये हुकूमत आकर भी मज़ीद LNG के मुआहदे कर रही है और पाकिस्तान में LNG की मार्केट बनने की वजह से रिस्क फैक्टर भी कम हो गया है और कैपेसिटी चार्जेस की शर्त भी नहीं रखनी पड़ रही है। यानी कंपनियां LNG प्लांट लगाने को तैयार हैं बगैर कैपेसिटी चार्जेस के, प्राइवेट सेक्टर आने को तैयार है क्योंकि बेसिक LNG मार्केट पाकिस्तान में बन गई है, रिस्क फैक्टर कम हो गया है। तो अब जो LNG मुआहदे करके पाकिस्तान के अरबों डॉलर्स बचाने के दावेदार हैं वो तो गिरफ्तार हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस हो रहा है। उन पर अभी तक ₹1 की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा है मगर गिरफ्तार हैं, तहकीकात भुगत रहे हैं। ये मामला सारा का सारा है क्या, क्योंकि एंग्रो कंपनी की तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है जिनको फ़ायदा पहुंचने का इल्ज़ाम है। आज भी नैब ने अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचने वालों की फहरिस्त में हुसैन दाऊद और उनके बेटे समद दाऊद का नाम लिखा है मगर वो गिरफ्तार नहीं है। इस कंपनी का नाम एंग्रो है। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। सारे फाइनेंशियल अकाउंट यानी कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना कर्जा लिया, कौन से सौदे किए, ये तमाम तफसीलात कंपनी आवाम के सामने रखने की पाबंद है। स्टॉक मार्केट में ये लिस्टेड कंपनी अपने हर 3 माह का हिसाब किताब आवाम के सामने रखती है। कोई भी बड़ा फैसला करे तो अपने शेयर होल्डर को बताने की पाबंद है। इनके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं। तो हमने सोचा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक कंपनी जिसके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, जो सब चीज़ें अपनी वेबसाइट पर रखती है, अपने शेयर होल्डर्स के सामने रखती है, उसे देखकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस कंपनी ने LNG टर्मिनल से कितने रुपए कमाए, कितना मुनाफा हर साल कमा रही है, कितना अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, कितना डिविडेंड देती है, नहीं देती, कितना री इन्वेस्ट करती है। सब आसानी से पता चल सकता है कि ये सौदा क्या पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा, क्या पाकिस्तान का नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ। क्या एंग्रो को अरबों रुपए का फ़ायदा देकर शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और शेख इमरान उल हक ने कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। आसानी से दुनिया में लगाए गए LNG टर्मिनल से इसका मवाजना किया जा सकता है। दूध का दूध और पानी का पानी आसानी से साबित हो जाएगा। शाहिद खान अब्बासी का सियासी टारगेटिंग का इल्ज़ाम भी गलत साबित हो जाएगा और लूटा हुआ पैसा वापस करना पड़ेगा। तो एंग्रो से तहकीकात या गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मसला पैसे का है या सियासी इंतकाम का? क्योंकि जब से ये केस खबरों में है तो सरमायाकारों का एतमाद बुरी तरह मुतासिर हुआ। बड़ी बड़ी कंपनियां हुकूमत के साथ काम करने से कतराती रहीं। तो हमने खुद एंग्रो कॉर्पोरेशन के अकाउंट्स खोले जो उनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं, हम आपके सामने तफसील रखते हैं। एंग्रो कॉर्पोरेशन के मातहत चंद अहम कंपनियां हैं जिनमें एंग्रो फर्टिलाइजर्स,
एंग्रो पॉलीमर्स, एंग्रो एनर्जी और एंग्रो टर्मिनल भी शामिल हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख रहे होंगे कि एंग्रो की इन तमाम कंपनियों का कुल रेवेन्यू गुज़िश्ता बरस 171 अरब रुपए है और ये रेवेन्यू है, और इसमें से अगर मुनाफा निकालें तो तकरीबन 23 अरब 60 करोड़ रुपए है। यानी एंग्रो कॉर्पोरेशन को 171 अरब रुपए की कुल कमाई में से अखराजात निकालकर सिर्फ 23 अरब रुपए का मुनाफा हुआ इन 4 कंपनियों से। अब हम 171 अरब रुपए की कुल कमाई का जायजा लेते हैं। उसमें से सबसे बड़ा शेयर एंग्रो फर्टिलाइजर का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम खाद का करती है एंग्रो। फिर 35 अरब रुपए के साथ एंग्रो पॉलीमर दूसरे नंबर पर है। फिर तीसरे नंबर पर एंग्रो टर्मिनल है, जिसकी सालाना आमदनी 15.8 अरब रुपए है। फिर एंग्रो एनर्जी है और उसकी आमदनी 11.9 अरब रुपए है। इस लिहाज से देखा जाए तो एंग्रो कॉर्पोरेशन के रेवेन्यू और मुनाफे में एंग्रो टर्मिनल पहले नंबर पर भी नहीं है, तीसरे नंबर पर है। और ये मुनाफा नहीं, रेवेन्यू है, आमदनी है। मगर मीडिया पर इसका दावा किया गया कि ये जो रेवेन्यू है ये असल में मुनाफा है, जो 15 साल में तकरीबन 1.5 अरब डॉलर्स होगा और तकरीबन पाकिस्तान को सालाना 15 अरब 70 करोड़ का नुकसान होगा, जो कि पूरी एंग्रो कॉर्पोरेशन के कुल मुनाफे का भी 60% बनता है। हालांकि एंग्रो कॉर्पोरेशन के मुनाफे में एंग्रो फर्टिलाइज़र का हिस्सा 70% है और तकरीबन 17 अरब 50 करोड़ रुपए तो वो कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए आज से देखा जाए तो अगर एंग्रो फर्टिलाइज़र का मुनाफा हटा दें तो सिर्फ कुल मुनाफा यानी 23 अरब रुपए में से सिर्फ 6 अरब रुपए बचते हैं। तो जो 15 अरब रुपए साल की बात थी वो यही गलत साबित हो जाती है। अब नैब के दावे की तरफ आते हैं, जो इससे बहुत कम है। मीडिया पे जो दावा किया गया, नैब की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया गया है करप्शन का, वो उससे बहुत कम है। नैब के दावे के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल में 14 अरब रुपए का गलत फ़ायदा एंग्रो को दिया गया, यानी मुनाफा नहीं, गलत फ़ायदे की बात की जा रही है। एक लिस्टेड कंपनी कहाँ इस गलत फ़ायदे को छुपाएगी, ये नैब को साबित करना होगा। हकीकत यह है कि जिस 15 अरब रुपए का जिक्र किया जा रहा है, 14.1 अरब रुपए का जिक्र किया जा रहा है, वो किस तरीके से एंग्रो छुपा सकती है। 2018 में एंग्रो एलएनजी ने 12 अरब 60 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया। एंग्रो एलएनजी की कुल कमाई ही 12 अरब रुपए है, तो फिर सवाल उठता है कि एलएनजी टर्मिनल से एंग्रो को कितना मुनाफा मिल रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि एंग्रो एलएनजी कंपनी के ऑडिट शुदा अकाउंट्स के मुताबिक, जो ऑडिट अकाउंट हुए हैं उसके मुताबिक 2018 में एलएनजी टर्मिनल का कुल रेवेन्यू 12 अरब 60 करोड़ रुपए है। तकरीबन यही रुझान उससे पहले के सालों में है। एक बात वाज़ेह कर दें कि आमदनी है, मुनाफा नहीं। आमदनी में से जब खर्चे और टैक्स निकाले जाएंगे तो फिर मुनाफा आएगा। मुनाफे की बात की जाए तो 2018 में एलएनजी टर्मिनल का मुनाफा 1.5 अरब रुपए था, 2017 में 1 अरब 80 करोड़, 2016 में तकरीबन 1.5 अरब रुपए और 2015 में 1 अरब 90 करोड़ रुपए था। अगर औसतन मुनाफा देखें तो 1 अरब 70 करोड़ रुपए बनता है। 4 साल में तकरीबन 6.8 अरब बनता है। 5वें साल को मिला लें तो तकरीबन 8.5 अरब रुपए बनता है, जबकि नैब 14.1 अरब रुपए के गलत फ़ायदे का इल्ज़ाम लगा रही है। तो अगर 5 साल में शाया शुदा अकाउंट्स के मुताबिक मुनाफा ही 8 अरब रुपए है, तो 14.1 अरब रुपए एंग्रो ने कहाँ छुपाए? क्या नैब ये साबित कर पाएगा? क्योंकि ये ऑडिटेड अकाउंट्स है। अगर नैब मुनाफे के अलावा कोई गैर कानूनी फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम लगा रही है तो वो कौन से अकाउंट्स में नैब साबित कर पाएगा? एयर ब्लू के अकाउंट्स में कैसे साबित कर पाएगा? एंग्रो के अकाउंट से कैसे निकाल पाएगा? नैब ने कहाँ देखा है? ये नैब को साबित करना होगा। जैसे 15 साल के हिसाब से 15 के साथ ज़रब दिया जाए तो तकरीबन 25 अरब रुपए बनते हैं मुनाफे के। अगर पिछले 4 साल की एवरेज निकाली जाए यानी 15 साल में कुल मुनाफा 25 अरब बनता है। करेंसी रेट में तब्दीली का फ़ायदा भी दे दें 20% तो तकरीबन 30 अरब रुपए बनता है। तो जो अमाउंट पहले मीडिया पर आया और उसके बाद नैब इल्ज़ाम लगा रहा है, वो कैसे तकरीबन 47 अरब रुपए का अमाउंट निकल कर आएगा, ये नैब को साबित करना है इस सारे के सारे केस में। क्योंकि जो अकाउंट्स हैं वो प्रिंटेड अकाउंट्स हैं, जिसके मुताबिक तो अभी तक 14.1 अरब रुपए का पिछले 5 साल में एलएनजी टर्मिनल लगाने के बाद एंग्रो को फ़ायदा नहीं हुआ है। तो जब मुनाफा अभी तक 14.1 अरब का नहीं हुआ, तकरीबन 8.5 अरब रुपए का है, तो ये 14.1 अरब का अमाउंट जो नैब ने कैलकुलेट किया है, वो फ़ायदा कैसे इन्हें दिया गया और वो फ़ायदा फिर कैसे एक करप्शन का बाइस बना, ये सब बातें नैब को साबित करनी होंगी। ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मुझे खबरों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।